Hello everyone. I, Professor Rahul Chauhan, welcomes you all in our YouTube channel अकाउंट्स का महाशय। आशा रखता हूँ बेटे आपने एनपीओ पार्ट 1 के तीन वीडियो देख लिए होंगे। ओके, सो अगर वो तीन वीडियो आपने देख लिए हैं तो आपके लिए अभी अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2, वो आपको बहुत ही इजी लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें वो जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो हम यहाँ इजीली अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली हम वही चीज यहाँ पे वापस पढ़ रहे हैं, पर उसका सिर्फ नाम अलग अलग होगा और कुछ नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ये जो मटेरियल है बेटा, ये मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप वहां से ये मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, तो एडवाइजेबल है कि जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो तभी आप इस मटेरियल की प्रिंट आउट निकालिए और फिर ये पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि जब जब मैं ये जब आप वीडियो देख रहे होगे मैं इसमें बहुत सारी चीज़ बाजू में नोटिंग भी करवाऊंगा, जिससे आपको आप भी मेरे साथ नोट कर सकें। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद एनपीओ फ्रेंड्स। चलो, व्हाट इज द चैप्टर नेम? दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात एनपीओ। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। बेटा मैंने पहले ही कहा था, ये हम जैसे प्रॉफिट मोटिव वाला बिजनेस नहीं कर रहे, यहाँ हम टू सर्व द सोसाइटी, टू हेल्प द सोसाइटी, जहाँ हमारा प्रॉफिट अर्न करना होता नहीं। अच्छा, ये समझ ले लो बेटा कि यहाँ मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का होता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता है। एनपीओ बहुत सी ऐसी एनपीओ है जो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से भी अच्छे से। हाँ, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो जो प्रॉफिट अर्न करेगी वो ओनर पूरे पूरा घर पे ले जा सकता है, विड्रॉ कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा नहीं। पर पर अगर अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी और वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उन पे वो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, मेंबर्स लोग वो प्रॉफिट घर पे नहीं ले जा सकते। वो प्रॉफिट वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज करेंगे जो ऑब्जेक्टिव के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। सो बेसिकली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिक डिफरेंस ये है कि एक का मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का होता है और दूसरे का मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं, पर टू सर्व द पीपल। पर एनपीओ जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है, पर वो प्रॉफिट उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो घर पे वो प्रॉफिट ले जा नहीं सकते, और वो प्रॉफिट उन्हें और एनपीओ के ऑब्जेक्टिव के लिए यूटिलाइज करना होगा। जहाँ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होगा बेटा वो ओनर अपने घर पे विड्रॉ करके ले जा सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। देयरफॉर दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, हाँ, but they are also required to maintain proper accounts and prepare financial statement to meet the statutory requirement and exercise proper control over the utilization of their funds। सर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में एनपीओ को कौन सी एप्लीकेबल होती है? बेसिकली फ्रेंड्स, एनपीओ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। कई बार सबसे पहले तो क्या होता था फ्रेंड्स के पहले एनपीओ, जैसे कि हम कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो तो शायद वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो चैरिटी एक्ट होता है, ट्रस्ट एक्ट, उसमें भी वो रजिस्टर्ड होती है। और सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें भी एनपीओ रजिस्टर्ड होती है। इसलिए एनपीओ जब भी आप शायद कंपनीज एक्ट पढ़े तो कई बार कहते हैं सेक्शन 25 की कंपनी, सेक्शन 25 की कंपनी। सेक्शन 25 की कंपनीज यानी कौन सी? तो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलो, हाँ, पर यहाँ वो जो हम बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 वाली बनाते हैं वो बैलेंस शीट हम यहाँ नहीं बनानी है। चलो, अभी देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स में एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा बेटा। देखो, सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट,
जो क्या रिकॉर्ड करती है, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। दूसरा आता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हम प्रीवियस सेशन में आपको पता होगा, वो किसका रेप्लिका है, कैश अकाउंट का। एक माइनर डिफरेंस कैश अकाउंट और रिसीटेड पेमेंट अकाउंट में है, बाकी बोथ आर सेम। income and expenditure, it records income and expenditure of a particular year। चलो ये किसकी रेप्लिका है बेटा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की। और तीसरी चीज बनाई जा रही है बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दिखाता है। चलो तो ये तीन चीजें हैं बेटा जो हमें बनानी है। ओके, पर हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा स्पेसिफिकली फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड, और साथों साथ ये चैप्टर बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। बीकॉम सेमेस्टर 1 में कई कई की बहुत ही यूनिवर्सिटी है जहाँ सेमेस्टर 1 या 2 में ये चैप्टर इंक्लूड किया जाता है, तो उसके लिए भी ये सेम टू सेम होगा बेटा। सो अगर आस्किंग में देखो पैटर्न क्या है क्वेश्चन की, तो आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया होगा, उसमें से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना होगा। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा। ऐसे हम टोटल 5 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। तो वो आपके लिए एकदम इजी लगेगा। बस अभी एनपीओ की टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, प्रोसेस सब हम समझ ले इजीली। अगेन प्रीवियस सेशन में मतलब कि पार्ट 1 लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने देखा था कि मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया था, जिसमें जो सेकेंड इलस्ट्रेशन था उसमें मैंने आपको कैश अकाउंट दिया था और कैश अकाउंट पर से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाया था। वही बेटा प्रोसेस हम इधर भी फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो। तो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सम कॉमन ट्रांजेक्शन। चलो बेटा ये टेबल आपको रखना होगा, बहुत ईजी है, इसलिए मैंने टेबल फॉर्म में आपको इजीली आप याद रख सके इसलिए मैंने आपको दिया है। चलो कौन से ट्रांजेक्शन हो गए, कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या बैलेंस शीट में। चलो देखते हैं बेटा कहाँ पे कौन सी चीज रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड। चलो बेटा एक्सपेंस की बात करूँ मैं एनपीओ में, तो जैसे आप नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं वैसे ही एक्सपेंस आप इधर भी देखोगे। हाँ, पर इनकम स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप नए नए नाम लिखोगे, नए नाम लिखोगे आप कि भाई जबकि जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो हम सेल्स देखते थे, डिविडेंड, इंटरेस्ट, यहाँ कुछ अलग से आपको इनकम दिखाई देगी। डोनेशन होगी, फिर लीगसीज होगी, इंटरेस्ट होगी, सब्सक्रिप्शन होगी। तो बेटा ये चीज़ हम यहाँ देखनी है, तो हर चीज़ को हम वन बाय वन नीचे समझेंगे, और साथों साथ उसकी इफेक्ट कहाँ पे आती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो सबसे पहले स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव। चलो सबसे पहले एक ट्रस्ट है, एनपीयू है, उसके लिए डोनेशन मिलना तो एक आम बात सी है। डोनेशन उनको मिलता ही रहता है। हम लोग सब कोई ना कोई ओकेजन या कोई भी ऐसा कुछ होता है, तो हम क्या डोनेशन करते ही है फ्रेंड्स। तो डोनेशन एनपीयू के लिए क्या होगी बेटा, इनकम होगी। जब भी इनकम बोलूँ तो इनकम में आपको दो चीज सोचनी होगी, ये रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम। सबसे पहले डोनेशन तो बेटा रिसीव होता है। अगर डोनेशन रिसीव होता है तो कैश अकाउंट तो डेबिट ही होगा, कैश अकाउंट तो डेबिट ही होता है बेटा। इसलिए डोनेशन अभी देख लेना बेटा, डोनेशन आइदर स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल डोनेशन हो सकता है। स्पेसिफिक डोनेशन यानी जो भी हमें डोनेट कर रहा है वो हमें कहता है कि ये आपको जो पैसे वो स्पेसिफिक यही चीज के लिए आपको यूज करना है। दैट इज, ध्यान देखो मैंने देखा है बेटा, डोनेशन दैट आर टू बी यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर कोई कहता है कि सर फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत लोगों के कास्ट में कुछ वो लोग अपना कम्युनिटी हॉल बनाते हैं, और कम्युनिटी हॉल बनाते वक्त वो अलग, देखा आप कभी कभी कम्युनिटी हॉल में जाएंगे तो यहाँ उधर लिखा होता है कि ये फलाना भाई, ये भाई XYZ भाई 15,000, ये भाई 50,000,
या जहाँ की मंदिर बनाने के, वहाँ की कुछ बैठक व्यवस्था बनाने के भाई उधर नाम लिखा होता है। तो वो जो रुपीस दिए जाते हैं वो स्पेसिफिक वही चीज के लिए देना दिए जाते हैं। तो सबसे पहले एक होगा स्पेसिफिक डोनेशन, जो स्पेसिफिक कहा जाता है कि ये डोनेशन आपको सिर्फ उसी में यूज करना है और किसी में नहीं। और दूसरा होता है जनरल डोनेशन, दैट इज डोनेशन टू प्रमोट जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल हम एक एनपीओ बना रहे हैं बेटा, जिसका काम से क्या है, सिर्फ बच्चों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देना, और बच्चों की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो अच्छे से करना, सिर्फ बच्चे के लिए, जस्ट लाइक बीइंग ह्यूमन, सॉरी ह्यूमन बीइंग, ना 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 बीइंग ह्यूमन, राइट। तो बीइंग ह्यूमन जो बेसिकली, चलो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि उसके ओनर के बारे में, पर हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे कि उसका जो एक पहले से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिवली वो वर्क करेगा। तो जो हम जनरल डोनेशन, जो हमें चंदा मिलेगा जनरली, तो हम वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और कभी हम स्पेसिफिक मिलेगा तो हम स्पेसिफिक यूज़ करेंगे। तो दोनों में से कौन सा भी डोनेशन होगा बेटा, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो आप दोनों में देख सकते हैं, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट और रिसीट साइड दोनों नाम एक ही है, डेबिट और रिसीट साइड, बराबर। चलो यहाँ मैं एग्जांपल देख रहा हूँ, डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी और लेबोरेटरी एटसेट्रा। अभी देखो, आपको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है। तो पहले तो डोनेशन को मैं क्रेडिट कर दे रहा हूँ। अगर वो डोनेशन बेटा स्पेसिफिक है, तो वो डोनेशन हम इनकम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उसे बोलेंगे लायबिलिटी। अगर कोई आपको बोले कि बेटा आपको इस चीज के लिए पैसा यूज करना है, इसी चीज के लिए आप पैसा यूज कर सकते हो, और किसी चीज के लिए नहीं, तो जब तक वो चीज बन ना जाए बेटा, तब तक वो जो रुपीज मिले हैं वो क्या होगी, हमारे लिए लायबिलिटी, क्योंकि हमें उसी के लिए यूटिलाइज करना है। बहुत सिंपल है बेटा। अगर आप मुझे पैसे दे रहे हो, आपने मुझे कहा कि बेटा ये लो सर पैसे, या ये पैसा आप ये नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिएगा, मैंने बोला ठीक है। तो जब तक मैं वो पैसे नरेंद्र मोदी जी को दे नहीं देता हूँ, तब तक वो मेरे लिए क्या बन जाएगी बेटा, लायबिलिटी। वैसे ही एनपीए के लिए, जब तक उसे जो पैसे मिले वो स्पेसिफिकली वही पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाता, तब तक वो उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। इसलिए वो हम कहाँ पे लिखेंगे बेटा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अंडर अ सेपरेट हेड। हम उसके एक सेपरेट हेड बनाएंगे कि भाई बिल्डिंग फंड है, किसके लिए हमें रुपीज मिले हैं। टूर्नामेंट, कई बार हमें टूर्नामेंट के लिए वो डोनेशन मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप लाइक। और जनरल डोनेशन होगा तो वो हमारी इनकम होगी, इसलिए वो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है बेटा, इनकम भी क्रेडिट होती है। बस हमें पर्पस समझना है, जो अगर स्पेसिफिक डोनेशन तो वो हमारी लायबिलिटी होगी, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। और जनरल डोनेशन है वो हमारे लिए इनकम होगी, इसलिए वो रेवेन्यू इनकम होगी, इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो जनरल डोनेशन हम कहाँ लिखेंगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में आपको पता ही चल जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग फंड या फिर लाइब्रेरी फंड, लेबोरेटरी फंड, ऐसा कुछ भी जाओगे आपको पता ही चल जाएगा ये स्पेसिफिक फंड है। टूर्नामेंट फंड, कई बार बोलते हैं चलो आप टूर्नामेंट खिलाओ, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दीजिए, तो हम उसमें डोनेशन देंगे, चलो आप स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दीजिए, ठीक है। जैसे कबड्डी की, कभी कभी अभी कबड्डी आगे हुई है इसलिए। चलो आगे बात करता हूँ बेटा लीगसी। चलो लीगसीज बोले तो बेटा वो भी वन काइंड ऑफ डोनेशन ही है, पर वो पर एक बार कोई आदमी की डेथ हो जाती है, उसके विल के हिसाब बाद आपको मिलता है। जो हम डोनेशन है वो तो हम जिंदा होते हैं तभी हम उसे देते हैं। पर लीगसीज क्या होता है, कई बार लगता है जिसके पास बहुत से पैसे हो और वो सोचता है कि यार मेरे मरने के बाद मैं क्या करूँ, शायद मेरे बच्चे भी कोई है नहीं मेरे आगे पीछे खाने पीने वाला। तो मैं करता हूँ, मैं अपनी एक विल बना देता हूँ, और क्या करता हूँ उसको, कि मैं कोई भी ट्रस्ट को ये असाइन कर देता हूँ कि भाई मेरे मरने के बाद ये आपके हो गए पैसे, ठीक है, और आपको इसके ये स्पेसिफिक यूज कर पाएंगे। और स्पेसिफिक यूज के बारे में ना भी कहा गया तो आपको ये यूज करना है। तो लीगसीज बेसिकली वो क्या होगी बेटा, तो कि सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक बार आदमी के मरने के बाद वो चीज एनपीओ को मिलेगी। तो देखो यहाँ दैट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड यानी
मरने के बाद मरा होगा, तो सिंपली कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट और रिसिट साइड में हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमें मिल रहा है एनपीओ को। सर वो क्या लाइबिलिटी है, उसे हम लाइबिलिटी ना बोलते, हम उसको कैपिटल इनकम बोल सकते हैं। सर कैपिटल इनकम क्यों, क्योंकि लीगसीज कभी भी कोई एनपीओ को रेगुलर इनकम की तरह नहीं मिलती है, वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है। कैसे होती है बेटा, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो दो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड अंडर अ सेपरेट हेड। चलो वेरी इंपॉर्टेंट, लीगसीज जो मिलेगी वो भी हम सेपरेट हेड। सर सेपरेट हेड है, ये हेड यानी जैसे कैपिटल एक हेड है, वैसे ही हम लीगसीज का एक हेड बनाएंगे, बराबर। तो बहुत सी ऐसी डोनेशन इनकम होगी जो कैपिटल इनकम होगी, वो शायद सेपरेट हेड में लिखी जाएगी या फिर कैपिटल फंड में प्लस की जाएगी। इसलिए आपको ये टेबल बहुत ही अच्छे से हमें कंसेप्चुअली समझना भी है और उसे याद भी रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो हमने दो तीन चीज पढ़ ली, अभी बात कर रहे हैं हम एंट्रेंस फी, और जिसे हम कहेंगे एडमिशन फी भी। चलो एंट्रेंस फी यानी जब कभी भी कोई भी पर्सन पहली बार हमारे एनपीओ का मेंबर बनना चाह रहा हो और उसको फर्स्ट टाइम जो हम पेमेंट लेते हैं उससे हम कहेंगे एंट्रेंस फी। दैट इज द अमाउंट पेड बाय एन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। हाँ सर, मेंबर बन जाने के बाद, तो देखो बेटा मेंबर बन जाने के बाद तो हम सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके पास, जो मेंबर बने रहने के लिए होता है, बराबर। मेंबर बने रहने के लिए हम उसके पास से सब्सक्रिप्शन लेके, सब्सक्रिप्शन रेगुलरली भी होगा या लाइफ टाइम भी होगा, मैं आपको अभी पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एंट्रेंस फी। तो बेटा एंट्रेंस फी, तो सबसे पहले तो ये कैश कम्स इन होगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्रेंस फी ये इनकम है, इसलिए पर कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, एंट्रेंस फी को वो सोचते हैं कि सर हमारे यहाँ तो बहुत से मेंबर हर साल बनते रहती है, इसलिए ये इनकम हमें रेगुलरली मिलती जाती है। तो कई बार लोगों को कहते हैं कि हाँ ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट है। और कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, भाई हमको ये कभी कभी मिलती है तो वो उसे कैपिटल नेचर का मान लेते हैं, कैपिटल रिसीट मानते हैं। सर हमको क्या मानना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि एंट्रेंस फी हमें कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है या रेवेन्यू रिसीट। अगर सर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो देखो यहाँ लिखा है, इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन देन अज्यूम टू बी रेवेन्यू रिसीट। ठीक है बच्चा, अगर जब भी पहले तो एंट्रेंस पे मिलती है तो कैश अकाउंट डेबिट होती है, इसलिए हम रिसीट साइड और डेबिट साइड में लिखेंगे। पर क्रेडिट क्या करना है, अगर वो रेवेन्यू रिसीट होगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और वो कैपिटल इन नेचर होगा तो जो हमारा कैपिटल फंड होगा बेटा उसके अंदर हम प्लस कर देंगे। बेसिकली यहाँ कैपिटल को कैपिटल फंड कहा जाता है, तो कैपिटल फंड में क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे, उसके लिए कोई सेपरेट हेड बनाएंगे नहीं। ठीक है एवरीवन, चलो फिर आता है बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस। बेसिकली एक बार आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाते हैं, फिर उसके मेंबर बने रहने के लिए आप शायद रेगुलर सब्सक्रिप्शन पे करें या फिर लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, दोनों में से। रेगुलर यानी हर साल में आपको पे करूँगा, लाइफ मेंबरशिप यानी वन टाइम पेमेंट, फिर मैं आपको कभी नहीं पेमेंट करूँगा, मैं लाइफ टाइम आपके यहाँ आपका मेंबर हूँ। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप यानी लमसम अमाउंट पेड बाय मेंबर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो। तो अगेन आपको यहाँ रुपीज मिलेंगे, सो डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, डेबिट साइड लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट में। पर यह बेसिकली कैपिटल इनकम होगी, बिकॉज लाइफ टाइम के लिए मिल चुकी है, कोई एक साल के लिए नहीं है, तो हम लाइबिलिटी साइड अंडर द सेपरेट हेड लिखेंगे। ठीक है बेटा, सेपरेट हेड में बेटा हमने तीन चीज देखी, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन, एक लीगसी, एक लाइफ मेंबरशिप फीस। ओके, चलो। तो ये आप जितनी भी देखी आपने ये सब इनकम ही थी। मैं और एक इनकम के बारे में आपको यहाँ बताता हूँ, वो है ग्रांट, जनरल ग्रांट और स्पेसिफिक ग्रांट। सर जनरल ग्रांट, पहले तो ग्रांट क्या है, ग्रांट बेसिकली कोई हमें गवर्नमेंट एजेंसी के पास से मिलती है या फिर कोई कंपनी के पास से।
डोनेशन तो हम नॉर्मल ले में नॉर्मल भी नॉर्मली हर इंसान करता है, वो डोनेशन कहते हैं। पर ग्रांट बेसिकली बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी अमाउंट स्पॉन्सर करते हैं, बराबर, तो उसे हम ग्रांट कहेंगे। तो अगर वो जनरल ग्रांट होगी, रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसे कि मैं बोलूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, और जैसे कि आपको पता होगा जो सिलेंडर होते हैं उस पर हमें कुछ सब्सिडी मिलती है, तो एक जनरल ग्रांट है बेटा, बराबर, वो हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिल रही है सब्सिडी, जनरल ग्रांट है। तो रिसीट और पेमेंट में डेबिट साइड, और रेवेन्यू इनकम है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। और स्पेशल ग्रांट होगी तो स्पेशल ग्रांट जो रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट आपको या कोई इंस्टीट्यूट बड़ी सी आपको स्पेसिफिकली वो कोई ग्रांट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सोच समझूँ कि वो अभी कोविड-19 है, उसके लिए मान लो कि कुछ बहुत बड़ी सी मशीनरी रिक्वायरमेंट है किसी हॉस्पिटल को, और वो एक हॉस्पिटल फॉरेन से इंपोर्ट करवा रहा है। गवर्नमेंट ने उसमें हेल्प की कि ठीक है आप इंपोर्ट कीजिए, 30% कॉस्ट हम बेयर करेंगे, 70% कॉस्ट आप बेयर कीजिएगा। तो 30% जो हमें सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट के पास से, वो हमारी स्पेशल ग्रांट होगी। ठीक है बेटा। तो अगेन डेबिट साइड ऑफ रिसीट और पेमेंट, चलो वो तो मैंने एग्जांपल असेट का लिया था, बराबर। तो रिसीट और डेबिट साइड कैश में मिलेगी, और बाकी एडेड टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। चलो कैपिटल फंड में हम दो चीज ऐड कर रहे हैं, एक तो एंट्रेंस फी कैपिटल इन नेचर, और स्पेशल ग्रांट कैपिटल इन नेचर, राइट। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर रिसीट एंड पेमेंट साइड में आपको डेबिट साइड ही मिल रही है तो आपको उसकी एक ही इफेक्ट के बारे में सोचना है। अगर जनरल ग्रांट दिखा तो आपको एक ही इफेक्ट देनी है, वो तो मैंने आपको ऐसे भी पार्ट 1 वीडियो 3 में आपको बताया था, क्यों एक इफेक्ट क्यों दो इफेक्ट। ओके एवरीवन। तो ये बेसिकली सब मैंने इनकम के बारे में बात की। अगेन कोई और भी रेवेन्यू इनकम होगी, रेवेन्यू रिसिट, जैसे कि कोई भी एनपीओ का कोई प्रॉपर्टी हो जो रेंट पे दिया हो, या फिर प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट कंसर्न, एनपीओ ने कोई कंसर्न किया हो जिसमें से, और कोई शो हो, लेक्चर हो, कोई कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से टिकट रखी हो और उसमें से हमें मिल रहे इनकम, या फिर इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटरेस्ट, तो ये सब रेवेन्यू इनकम है बेटा। तो रिसीट और पेमेंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे, और इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिखेंगे, राइट। चलो ये सब मैंने बात की बेटा आपको इनकम के बारे में। चलो याद हो तो अगेन आपको इलस्ट्रेशन, सॉरी, पार्ट 1 वीडियो 3 में हमने जो लैंड नाम की असेट सेल की थी, देख सेल ऑफ ओल्ड असेट, बराबर। तो सेल ऑफ ओल्ड असेट, तो जितने रुपीस बेटा 2000 की असेट हमने 1500 में बेची थी, तो जो 1500 था हमने ये कहाँ पे लिखा था, कैश अकाउंट में, राइट। दैट इज रिसीट ऑन पेमेंट साइड ऑन डेबिट साइड, क्योंकि कैश कम्स इन। और वो आपको पता होगी वो असेट नो लैंगर अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, लैंड पूरे के पूरे हमने बेच दी बेटा। तो 2000 देखो लैंड नई बैलेंस शीट में थी नहीं, हाँ, शायद 5000 की लैंड होती और 2000 की लैंड मैंने बेची होती, तो 5000 माइनस 2000, तो आउटर कॉलम में 3000 होता बैलेंस शीट में, राइट। चलो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। और ठीक है बेटा। तो चलो जो अगर जो प्रॉफिट हुआ होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और लॉस हुआ होगा तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में हम डेबिट साइड लिखेंगे। आपको पता है, याद हो एग्जांपल कि 2000 की लैंड हमने 1500 में बेची थी, तो 500 का जो लॉस हुआ था वो इनकम एक्सपेंडिचर यानी कि पीएनएल में हमने उधर डेबिट किया था। ठीक है एवरीवन। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बेटा ये तो एक मिसलेनियस इनकम है। अगर फर्स्ट बेची आपने, रुपीज आए, सो रिसीट और पेमेंट में डेबिट साइड, और इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। ठीक है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बेसिकली स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है वो ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जनरली स्पोर्ट्स मटेरियल सेल भी करते हैं। तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इट इज़ ए रेगुलर फीचर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। कोई भी जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं बेटा, वहाँ कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल, जैसे कि आपको टेनिस बॉल होता है, बराबर, वो चीज़ एक स्पोर्ट्स मटेरियल में गिनी जाएगी। या फिर जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो उसका जो शटल कॉक होता है बेटा, वो भी आपको वहाँ से चलो गुम हो जाते हैं या बिगड़ जाता है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स क्लब के पास से हम परचेस कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स क्लब के लिए वो चीज़ रेगुलर इनकम होगी।
सो रिसीट और पेमेंट में डेबिट साइड और इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। ओके वेरी, अभी ये सब मैंने इनकम डिस्कस कर ली, अब मैं आपके साथ एक्सपेंस डिस्कस कर रहा हूँ। एक आपको एक्सपेंस दिखेगा पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम यानी क्या, मतलब कि कोई इंसान हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है जो बेसिकली कुछ हमें सर्विस दे रहा हो। शायद मैं समझूँ कि फॉर एग्जांपल बहुत ही बहुत ही अच्छे अच्छे इंसान हमारे इस इंडिया में, और हम बोलूँ तो सब जगह पे, मैं कोई गुरु जी की ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बहुत ही सोशल पर्सन है जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है, बराबर। तो वो हम उन्हें बुलाते, एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक सेमिनार अरेंज करते, और वो लोगों को एजुकेशन दे रहे, फ्री एजुकेशन दे रहे, या फिर अच्छी अच्छी उन्हें मोटिवेशन दे रहे। तो वैसे कोई भी इंसान को, चलो वो हमारे पास पेमेंट नहीं लेंगे, पर हम उसके ओनर पे, उनके रिस्पेक्ट पे कुछ हम उसे अपने जिसे कहते हैं हम बख्शिश कहते हैं, एक भेंट देते हैं। तो वो बेसिकली पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, वो कैश हो सकता है जनरली। सो अमाउंट पेड टू अ पर्सन फॉर रेंडरिंग सर्विस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पेमेंट किया है बेटा, तो रिसीट और पेमेंट साइड में क्रेडिट साइड लिखेंगे कैश गोज आउट। और ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि बहुत से बार कोई भी एनपीओ को प्रमोट करने के लिए वो सब आते भी होते हैं, इसलिए। तो एक्सपेंस में अभी इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड लिखेंगे। फिर कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस होगा सच एज सैलरी और रेंट, तो डेफिनेटली आपने वो पेमेंट किया है, इसलिए रिसीट और पेमेंट में क्रेडिट साइड, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। मैंने यहाँ बेटा डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, क्योंकि डेप्रिसिएशन बेटा ऑलवेज रिमेंबर वो रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड नहीं आता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आएगा। आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा यहाँ डेप्रिसिएशन, तो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, और असेट में से हम क्या करेंगे बेटा, माइनस। ठीक है। और कोई भी कैपिटल एक्सपेंस होगा वो क्रेडिट साइड होगा रिसीट एंड पेमेंट में, और उसको हम असेट साइड लिखेंगे। तो सिंपली बेटा कोई भी आपको पेमेंट साइड रिसीट एंड पेमेंट को देखो, आपने देखा ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम देखेंगे ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंस होगा तो उसकी जो डेबिट इफेक्ट होगी, क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट तो देखो बेटा इधर दे दी गई है, यस और नो, क्रेडिट इफेक्ट तो हम इधर हमने दे दी है, तो हमें सिर्फ उसकी डेबिट इफेक्ट देनी है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे, वो भी डेबिट इफेक्ट ही हुई। यस और नो बेटा। चलो वेरी इंपॉर्टेंट नोट इधर बच्चा पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड दैट रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंस पेड एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव्ड शुड बी शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने कहा था रिसीट पेमेंट अकाउंट कोई भी किसी को कोई भी भेदभाव करता नहीं है। कोई वो बोल रहे भाई पैसे आए तो रिसीट, पैसे गए तो पेमेंट, वो कौन सा नेचर का है वो कोई देखता नहीं। इवन कैश अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट वो भी नहीं देखता है कि ये कौन सा साल का है, बराबर। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस and income are shown in income expenditure account, and necessary adjustment relating to prepaid and outstanding amount should be made in income and expenditure account। चलो बेटा वो आपको जब मैं आपको इसके लिए चार्ट मैंने अच्छा सा बनाया है बड़ा सम करने के लिए, जो हम 5 बड़े क्वेश्चन करेंगे उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे से स्टेप वाइज चार्ट बनाया है। वो चार्ट आप पढ़ ले आपको इजीली सम पानी के जैसा जाएगा बेटा। ठीक है। चलो तो ये बेटा पूरा टेबल आप सबको याद रखना है। ठीक है। चलो अभी हम दो दो जो देखेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 की, वो स्पेसिफिक आइटम होगी, उसकी हम थियरी और कुछ स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, जो शायद हमें 2-3 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन में या फिर बड़े क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट की तरह आ सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।